बेटा एक बार चेक कर लो, आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? एक बार चेक कर लो बेटा, क्या मैं दिख रहा हूं? आपको आवाज आ रही है? क्या मैं दिख रहा हूं? आपको आवाज आ रही है? चेक करो बेटा एक बार फटाफट से। गुड मॉर्निंग सबको। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्या मैं विजिबल हूं और आप मुझे देख पा रहे हो? जल्दी से बता दो, हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। वीडियो है बेटा? बिल्कुल है ना? वीडियो ऑडियो क्लियर है तो बताओ। चलें स्टार्ट करें, जल्दी बता दो। चलें स्टार्ट करें, ठीक है। जल्दी बता दो। ठीक है बेटा। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मुझे आज आपको क्या कराना है बेटा? बेसिकली हमने जो डोपा दिया हुआ था उसको कंप्लीट करते हैं, है ना? ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले हम डोपा को सॉल्व करेंगे। हमारे पास पुराना वाला भी एक बचा हुआ और एक लास्ट क्लास का था, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले कल वाले को करेंगे और उसके बाद आपका जो उसके पहले वाला था उसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार रेडी हो जाओ फटाफट से सब लोग। स्टार्ट करें क्या? सबसे पहले कल वाला ले लेते हैं एक बार और फिर उसके बाद वाला करते हैं, ना? सही है। तो हमने डोपा में क्वेश्चंस के नंबर संख्या बढ़ाकर 15 कर दी है और डोपा में बेटा आपको डेली प्रैक्टिस मिल जाएगी, क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी और लगभग मैं ऐसे ही 70 80 100 क्वेश्चन आपको पर चैप्टर अलग से दे दूंगा और उसमें स्टेटमेंट वाइज भी होंगे। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बता दो। हाँ हाँ ठीक है बेटा, बढ़िया बढ़िया, सही है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, आपका पहला क्वेश्चन है कि भाई कौन सा लिपिड मेन लिपिड होता है, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो और चाहे बैक्टीरिया का सेल हो, फंजाई का सेल हो, किसी के भी सेल में अगर आपके पास पूछा जाए मेन लिपिड कौन सा है, मेन लिपिड हमेशा फॉस्फोलिपिड होगा। तो फर्स्ट का मेरे पास ए आएगा। कोई भी आंसर में ए बी सी डायरेक्ट नहीं लिखेगा, 1 का ए 2 का ए ऐसे करके लिखेगा। क्लियर है? सही है। अब क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर किसके सिमिलर है? या एनालोगस का मतलब होता है सिमिलर इन फंक्शन। सिमिलर इन फंक्शन किसके सिमिलर है फंक्शन में? एनालोगस का मतलब होता है कि किससे फंक्शन मैच करता है। बताओ बेटा जल्दी से, किससे फंक्शन मैच करता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किससे फंक्शन मैच करता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड होते हैं। ज्यादा सही आंसर बी आएगा। देखो फंक्शन तो फोटोसिंथेसिस होता है तो क्लोरोप्लास्ट लिख सकते थे, लेकिन उनके अंदर मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ माइकोप्लाज्मा इज, माइकोप्लाज्मा एक लिविंग सेल है। किसी भी लिविंग सेल का जेनेटिक मटेरियल हमेशा डीएनए होता है, इसमें कोई डाउट नहीं रखेंगे। इसमें क्या है, कोई डाउट नहीं रखेंगे। सही है। फोर्थ क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल हेल्प इन सेल डिवीजन। यहां स्ट्रक्चर बोला है बेटा, तो सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में सेल डिवीजन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, ट्रांसपोर्ट, ये वाले रोल लिखे हुए हैं, है ना? ये वाले रोल लिखे हुए हैं। तो फोर्थ को थोड़ा ध्यान से करना बेटा, फोर्थ को थोड़ा ध्यान से करना। सोडियम पोटेशियम पंप किस पर प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन मान लो। तो न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम एक्सोलेमा कहते हैं, या उस पर प्रेजेंट होता है, तो यहां बी आएगा। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है भाई? बताओ, यहां तक कोई डाउट है? जल्दी जल्दी बता दो, फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट। अगला ले लो जरा से। नॉट ट्रू फॉर सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप 3 Na बाहर फेंकता है, 2 K+ अंदर लाता है। तो ट्रांसपोर्ट 3 Na आउटसाइड, ट्रांसपोर्ट 2 Na इनसाइड, यही आंसर आएगा। ये गलत है। मेड अप ऑफ प्रोटीन, पंप किसका बना है? प्रोटीन का। सही है। ट्रांसपोर्ट, अरे 2 चाहिए था बेटा, ये 2 यहां पे 2 लिखना था, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ
ये सही होना चाहिए था, इसको बस में दो गड़बड़ है। हाँ वैसे तो ये मतलब मेरा पर्पस इसको देने का था। ठीक है चलो देख लेना बेटा एक बार, इसमें यहां दो चाहिए था मुझे, है ना। न्यूट्रल मॉलिक्यूल पास थ्रू मेम्ब्रेन बाई, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब यहां पर लिपिड है बेटा। लिपिड जैसे मॉलिक्यूल कैसे पास होते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। कैसे पास होते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू, है ना, डिफ्यूजन के थ्रू। सही है सही है, ठीक है। सेवंथ, है ना। एट्थ आ जाओ, फूड वैक्यूल कैसे बनेगा? बैक्टीरिया लिखा है, यहां अमीबा लिखना था बेटा। थोड़ा सा कई बार क्या होता है हमें क्वेश्चन, बेटा ये असल में मैं क्वेश्चंस खुद ही फ्रेम कर देता हूं क्लास के बाद, जैसे ही क्लास खत्म होती है आपको देने के लिए, तो कई बार ऐसा मिस्टेक हो जाता है। तो ये दो क्वेश्चन में आप बोनस जैसी चीज ले सकते हो। वैसे फूड वैक्यूल अगर हम यहां अमीबा लिखते हैं तो एंडोसाइटोसिस होना चाहिए था, बोनस जैसी चीज ले सकते हो, है ना। ठीक है चलिए सर ऐसा मत किया करो बेटा, बाय मिस्टेक हो गया ना, एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए। आगे आ जाओ, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल इज, बिना मेम्ब्रेन की कौन सी ऑर्गेनल है? न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस है, तो नाइन्थ का मेरे पास बी आ जाएगा। ठीक है क्लियर है। टेंथ आ जाओ, मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैव, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर क्या है भाई, किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है, सही है। आरएनए डीएनए बेटा उसके मैट्रिक्स में होता है। कोलेस्ट्रॉल एज मेन लिपिड, गलत। तो टेंथ का मेरे पास सी आ जाएगा, है ना। टेंथ का मेरे पास सी आ जाएगा, नाइन्थ का बी है, टेंथ का सी है। कोई डाउट है यहां तक? जल्दी बताओ। नहीं सर, आगे कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। 70s राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ नॉस्टॉक। अब आपको याद रखना है कि नॉस्टॉक एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो सभी प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मेरे पास 70s राइबोसोम्स होंगे। ठीक है। दूसरा, क्रोमेटोफोर किसमें प्रेजेंट होता है? साइनोबैक्टीरिया में, और साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है। आप में से जिन बच्चों को नहीं पता, अपनी क्लास 11th की एनसीईआरटी का पेज नंबर 19 वहां एक टॉपिक दे रखा है यू बैक्टीरिया। सर अभी तो नहीं पढ़ाया आपने, आगे पढ़ाऊंगा ना बेटा, कोई बात नहीं। वहां पर लिखा है क्लोरोफिल ए होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्रोमेटोफोर पर लगा होता है क्लोरोफिल ए। तो इसमें बेटा दोनों करेक्ट है, बोथ S1 एंड S2 करेक्ट, है ना, सी आएगा। 12th में सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मोनेरा, फंजाई एंड प्लांटाई। क्या इनमें सेल वॉल होती है? हां सही है, ये S1 ठीक है। S2 में क्या आएगा बेटा? S2 में क्या आएगा आप खुद देखो, सेल वॉल प्रेजेंट है S2 में हमारे पास क्या? मोनेरा एंड प्लांटाई बोथ हैव सेलुलोज, गलत हो गया। तो मेरे पास इसका ओनली S1 करेक्ट आएगा, ए आएगा बेटा। 12th का ए आएगा, ठीक है। 11th का ए आएगा, कौन है ये? पिटाई खाएगा मेरे से। हाँ 13 ले लो, सेल मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिव परमिएबल, सही है ये बेटा। और ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, गलत है। वो किस पे लगे रहते हैं बेटा? देखो मेरी बात सुनो, ग्लाइकोलिपिड किस पे लगा हुआ है? लिपिड पे। ग्लाइकोप्रोटीन किस पे लगा हुआ है? प्रोटीन पे। तो मेरे पास सिर्फ ए आएगा इसका आंसर, है ना। इसमें भी ए आएगा, तो 13 का भी ए आएगा, बी गलत है उसका। सेल मेम्ब्रेन इज अ क्वासी फ्लूइड, सही है। लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड नहीं होगा, प्रोटीन होगा, इज नोन एज फ्लूइडिटी। तो इसमें भी S1 करेक्ट आएगा, ठीक है। 15, बोथ गैस एंड वाटर मूव बाय चैनल, गलत। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पानी की मूवमेंट डायरेक्ट होती है मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस। क्या पानी के कोई चैनल होते हैं? हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो एक्वापोरिन्स प्रोटीन के बने हैं। रिपीट कर रहा हूं, क्या पानी के लिए कोई चैनल हो सकते हैं? हो सकते हैं। आपने किडनी को लेकर एक हार्मोन पढ़ा है जिसका नाम क्या है बेटा? हमारे पास एल्डोस्टेरोन, जो पानी का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, ये पढ़ोगे आप। वहां पर हम पानी के चैनल की बात करेंगे, पर गैस तो कभी भी चैनल से मूव कर ही नहीं सकती। मैं रिपीट कर रहा हूं, पानी मेम्ब्रेन से डायरेक्टली मूव करता है ऑस्मोसिस से, उसके चैनल नहीं होते, लेकिन कुछ जगह होते हैं पानी के चैनल, ठीक है। हां, Na कैन मूव बाय चैनल। तो मेरे पास ये रॉन्ग, ये तो क्या आ जाएगा? ओनली S2 करेक्ट, तो बी आ गया 15th का। तो क्या आपको सारे आंसर मिल गए? चैट में लिख के बता दो क्या है आंसर आपका, ठीक है। आओ जरा इसके आंसर देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, भाई सेल मेम्ब्रेन किसमें नहीं होगी? सेल मेम्ब्रेन डेड सेल में नहीं होती। फाइबर एक डेड सेल है, जो भी डेड सेल होता है बेटा नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, हमेशा याद रखना।
डेड सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, याद कर सकते हो। फाइबर हो गया, इसके अलावा ट्रैकीड्स हो गया, है ना, उसके अलावा वेसल्स हो गए, इनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी। सही है, बिल्कुल सही है। विच इज नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, माइक्रोविलस। याद करो, माइक्रोविलस सेल मेम्ब्रेन से ऐसे बनता है, याद है, विलस, माइक्रोविलस। इंक्लूजन बॉडी आएगा इसका आंसर। क्रोमेटोफोर और मीजोजोम सेल मेम्ब्रेन से ही बनते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इंक्लूजन बॉडी। यहां पे माइक्रोविलस क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए इंटेस्टाइन में जो सेल्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन ऐसे मॉडिफिकेशन बनाती है। कराए कि नहीं, आपने किया होगा ना डाइजेशन में? हाँ सर, किया है। उसके बाद लिपिड प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, तो डी आ जाएगा इसका। थर्ड का मेरे पास डी आ जाएगा। फोर्थ, नंबर ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट इन फॉस्फोलिपिड। याद करो, मेरे पास मैंने ग्लिसरॉल लिखा था, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बेटा। यहां पर एक फैटी एसिड जोड़ा, यहां पर एक फैटी एसिड जोड़ा और यहां फॉस्फेट जोड़ा, तो कितने फैटी एसिड है? 2। तो क्या आंसर आएगा यहां पर? बी आएगा, है ना। क्या आंसर आएगा? बी। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ जरा फिफ्थ, नॉन पोलर टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड इज मेड अप ऑफ। नॉन पोलर टेल मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी। ये किसकी बनी हुई है? हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है। फैटी एसिड क्या है? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। फिफ्थ का मेरे पास क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन कर रहा है, देख रहा है विनोद सर कितने सारा क्वेश्चन करा रहे हैं। देख, एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन, याद करो कल किया हमने। चैनल, चैनल मेरे पास आर पर जाता है मेम्ब्रेन से, हां सर, चैनल भी जाता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये पंप हो गया, है ना, ये चैनल हो गया बेटा, और पंप हो गया, ये सारे हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन है। और मेरे पास F0 भी एक चैनल है। F0 क्या है? चैनल है। क्लियर हो गई बात? तो F0 चैनल है। ये मेरे पास क्या आ गया? ऑल आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया? ऑल। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? देखो भाई, F0 और F1 बताया था ना, वो भी चैनल था। किसका? प्रोटोन का। पेरीफेरल प्रोटीन क्या होती है? देखो, ये F0 है यहां पर, और ये F1 है, ये F1 है, ये F0 है। तो पेरीफेरल मतलब ये F1 हो गई, तो F1 होगी। रिसेप्टर क्या होते हैं? आर पर जाते हैं, तो वो पेरीफेरल नहीं होते ना, चैनल होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? यहां F1 आएगा। परसेंटेज ऑफ लिपिड इन आरबीसी लेस देन होगा 50%। भाई लिपिड कितना है? लेस देन 50%। ड्यू टू क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ, किसका? क्वासी फ्लूइड, किसका? नेचर ऑफ लिपिड, द प्रोटीन शो लेटरल। तो लिपिड और लेटरल आएगा सी। 10th में क्या आएगा? सेल जंक्शंस आर फंक्शन ऑफ। सेल जंक्शन, सेल जंक्शन किसकी वजह से बनते हैं? सेल मेम्ब्रेन की वजह से। आए समझ? बेटा देखो, मैं क्वेश्चंस आपको कब नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चंस ज्यादा अच्छे खासे करा रहा हूं, तो ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। आज मैं काफी सारा टॉपिक भी पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको कहीं ना कहीं बेटा मेरे साथ लग कर मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ना सवाल कम होंगे, ना जज्बा कम होगा आपको पढ़ाने का, ना आपका पढ़ने का। क्योंकि देखो, अब 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए बैच चलते हुए, 4 हफ्ते होने वाले हैं। तो क्या तुम टूट रहे हो? तुम्हें बैकलॉग बनने लगा? यार यही तो नहीं करना, यही नहीं करना ना यार। यही तो गलतियां हैं जो तुम करते हो। कैसे भी करके अपना टाइम बढ़ाओ पढ़ने का, अपना उसमें एफर्ट बढ़ाओ। ये वाला काम मत किया करो कि कल देख लूंगा लेक्चर, आज ये कर लेता हूं तो, या कल कर लूंगा, ये मत किया करो, है ना। ठीक है, ये सब करोगे तो फिर बेटा पीछे छूट जाओगे। ये स्टेटमेंट वाले कर लेते हैं। सेंट्रियोल इज विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल ऑफ नॉस्टॉक। पहले तो ये समझ लो, सेंट्रियोल विदाउट मेम्ब्रेन है, ये वाली बात तो सही है, पर क्या सेंट्रियोल नॉस्टॉक में होता है? नहीं, सेंट्रियोल हमारे पास एनिमल सेल में होता है, इसीलिए ये S1 स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। 3 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन एनाबीना। एनाबीना क्या है बेटा? एनाबीना साइनोबैक्टीरिया है। क्या साइनोबैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है? नहीं, दोनों रॉन्ग हो गए, तो बोथ रॉन्ग है। आगे समझ? हां, दोनों रॉन्ग हो गए बेटा। अगला ले ले,
माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड बोथ आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, सही है। पीपीएलओ नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, गलत। सेल वॉल नहीं हो सकती, सेल मेम्ब्रेन तो लिविंग सेल में होगी ना, ये लिविंग सेल है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, डेड सेल में नहीं होती सेल मेम्ब्रेन। तो मेरे पास क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट, नहीं दोनों करेक्ट हो गया, हाँ बोथ 1 सी आ जाएगा। 12 का सी है, क्यों? अच्छा नॉट, अरे क्या कर रहा हूं मैं, हाँ ओनली, मैंने गलत कर तो दिया यार, कई बार क्या होता है हम भी कंफ्यूज होते हैं ऐसे। आ जाओ, इन ई कोलाई सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, सही है बेटा, सभी लिविंग सेल में सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी है। इन स्किन सेल सेल मेम्ब्रेन, स्किन पर सेल भी तो लिविंग सेल है, एनिमल सेल हो गया। तो चाहे तुम्हारे पास एनिमल सेल है, चाहे तुम्हारे पास बैक्टीरिया का सेल है, सबके अंदर सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड की बनी, ये सिखाना है इस क्वेश्चन में। तो बोथ ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हो गई, सी आ जाएगा 13 का। कोई डाउट है? हाँ 13 का सी आ जाएगा। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। अरे सही है, चलें आगे आज, चलो आगे चलते हैं, सेल वॉल से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ा दिया था, आज मैं सेल वॉल और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वगैरह पढ़ाएंगे। तो सेल वॉल से चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं एक बार आपसे पूछूंगा कुछ सवाल, मुझे बताना, चैनल और पंप दोनों से कौन से मॉलिक्यूल मूव करते हैं, न्यूट्रल या पोलर? चैट में बता दो, जल्दी जल्दी बेटा चैट में बता दो। बेटा डोपा से होगा, टेंशन मत लो, डोपा में इतने क्वेश्चंस है तुम्हारे पास, अब मैं उनको कलेक्ट भी करवा रहा हूं, तो डोपा से डेफिनेटली होगा। आपको समझ के मेहनत करके चलना पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ ठीक है, क्लियर है। पर डोपा का यार सोल्यूशन मत मांगा करो, डोपा का सोल्यूशन तो आपको लेक्चर में है ऑलरेडी। मैं ऐसा करूंगा ना, मैंने पिछली बार क्या करे थे, सारे क्वेश्चन मिक्स कर दिए थे, उनको डोपा वाइज रहने देते हैं कि डोपा 1 ये क्वेश्चन है, डोपा 2, तो तुम आप लेक्चर में वाइज देख सकते हो, कभी भी तुम्हें डाउट हो ना, कर सकते हो कि नहीं बताओ? हाँ पोलर मूव करेंगे, सही है बढ़िया। आ जाओ, चलो सेल वॉल के लिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बताता हूं नेचर में, ध्यान से सुनना। हाँ देखो, नेचर में सबसे जब जब सेल बना ना, तो सबसे बाहर वाली जो मेमोरी, फोकस है पूरा मेरी तरफ, पूरा फोकस है, हाँ ठीक है, पूरा फोकस है मेरी तरफ, तो ध्यान से सुनो। नेचर में जब फर्स्ट टाइम सेल बना, तो सबसे बाहर वाली लेयर मेरे पास क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर थी जिसके आर पार चीजों का ट्रांसपोर्ट होता था, उसे मैं एक लिविंग लेयर मानता हूं। लिविंग लेयर का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मतलब मीनिंग ऑफ लिविंग हेयर? लिविंग का मतलब है कि उस सेल मेम्ब्रेन के आर पार चीजों की मूवमेंट हो रही है और वो सेल को जिंदा रखने में या सेल को एक्टिव रखने में काम कर रही है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो उतनी प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। तो सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए या सेल को शेप देने के लिए एक आउटर लेयर डेवलप हुई बहुत सारे सेल्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो सेल वॉल कहां होती है, आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, पहले समझो। सेल वॉल को एनसीईआरटी क्या मानती है, एक मोटी परत है सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, वो ट्रांसपोर्ट को लेके कोई खास काम नहीं करती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सेल वॉल इज लाइक कि मान लो आपने कभी वो विंडोज देखी हैं जिसमें लोहे की ऐसी रॉड्स लगी रहती हैं और लोहे का कुछ लगा रहता है जिनसे हवा आर पार आ जाती है आसानी से,
छोटी चीजें भी आ सकती हैं, पर वो अपनी जगह मेंटेन रखती है, विंडोज में लगी रहती हैं। ऐसे ही सेल वॉल क्या होता है बेटा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में गैप होता है, चीजें जा सकती हैं। लेकिन सेल वॉल एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल क्या होता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। हम ये मानते हैं बेटा कि सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग स्ट्रक्चर है, तो सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर है। डेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, सेल वॉल का मेन काम सिर्फ क्या देना है, शेप और सपोर्ट देना है। कहीं ना कहीं वो इन चीजों के लिए काम नहीं करती, उस पर चैनल नहीं होते, उस पर पंप नहीं होता। तो आप ऐसे समझो, सेल मेम्ब्रेन इज लाइक एक पतली पॉलिथीन। पॉलिथीन समझ में आता है, एक पतली सी पॉलिथीन है, ठीक है, लेकिन वो ऐसी पॉलिथीन है जिसमें से पानी अंदर बाहर जा सकता है। उस पॉलिथीन पर चैनल लगे हुए हैं। और सेल वॉल एक हार्ड स्ट्रक्चर है जिसके बीच में इस तरीके के गैप्स हैं जिनमें से छोटी चीजें आर पार जा सकती हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले एनसीईआरटी क्या लिखती है, सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी लिखती है कि सेल वॉल मेरे पास एक डेड लेयर है। डेड लेयर का क्या मतलब है समझो, उसको वो डेड लेयर कंसीडर करती है ना, डेड लेयर कंसीडर करती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप कौन सा सेल पढ़ रहे हो, यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हो। आपको याद है आपने 5 किंगडम पढ़ी थी। पहली आपने पढ़ी थी मोनेरा, हां सर मोनेरा याद है। उसके बाद आपने पढ़ी थी प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ी फंजाई, नाम सुना। फिर आपने पढ़ी प्लांटेई, फिर आपने पढ़ी एनिमीलिया। अब क्योंकि आप यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हो तो मोनेरा की डिटेल की बात ही नहीं करनी। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि सेल वॉल फंजाई और प्लांटेई में होती है। अब यहां पर एक समझदार बच्चा उठ के आता है, जो हम बैचेस पढ़ाते थे, कहते थे सर सेल वाले चैप्टर में लिखा है कि प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं होती है। एक्चुअल में प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है जिसकी अपनी मतलब जो सेल्स है ना वो पहले किसी दूसरे ग्रुप में थे, इसलिए हम प्रोटिस्टा को कंसीडर करते ही नहीं है। तो मोनेरा में ऐसा थोड़ी सेल वॉल नहीं है, पर क्योंकि हम टॉपिक यूकैरियोटिक सेल में पढ़ रहे हैं इसलिए मोनेरा की बात नहीं करेंगे। तो एनसीईआरटी लिखती है, हमारे पास एनसीईआरटी क्या लिखती है कि सेल वॉल फंजाई और प्लांटेई में होती है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि सेल वॉल लिविंग है कि डेड है, हम डेड लेयर कंसीडर करते हैं। दूसरा हम ये लिखते हैं प्रेजेंट इन प्लांट सेल और किसमें, फंजाई में। और किसमें प्रेजेंट है, फंजाई में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों एनसीईआरटी ने प्लांट सेल और फंजाई लिखा है? क्योंकि प्रोटिस्टा जो है वो एक हेट्रोजीनस ग्रुप है, उसके बहुत सारे मेंबर्स डिफरेंट ग्रुप में हैं, इसीलिए हम प्रोटिस्टा को ले नहीं रहे। तो मेरे पास फंजाई और प्लांटेई बच गया, इन्हीं दोनों का नाम लिख दिया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास किंगडम मोनेरा है तो क्या उसमें सेल वॉल है? यस, पर वो किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्लियर है, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। क्या प्रोटिस्टा में होती है सेल वॉल? यस। किसमें? सब में नहीं होती, कुछ में होती है, ठीक है। और वो हमने नहीं पढ़नी अलग, भाई कुछ में होती है अलग अलग चीज की। फिर क्या फंजाई में होती है? फंजाई में होगी, यस। और वो किसकी बनती है? काइटिन की बनती है। क्या मेरे पास प्लांटेई में होती है? हां, प्लांटेई में होती है, ठीक है। और उसमें वो मेन कंपोनेंट क्या होता है? सेलुलोज। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मेन कंपोनेंट है। मेन कंपोनेंट का मतलब हो गया सबसे ज्यादा अमाउंट में यही होता है। और एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल में मेरे पास नो सेल वॉल। क्या इतनी बात में कोई डाउट है आपको? तो आपको ये लाइन समझ में आएगी क्यों उसने सेल वॉल में सिर्फ प्लांट और फंजाई लिखा है। अब मैं थोड़ा सा आपको और आगे ले जाता हूं। मुझे बताओ, जब आप प्लांट किंगडम पढ़ते हो, मेरी बात सुनना ध्यान से, आपके पास एक प्लांटेई है। प्लांटेई का मतलब है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में कितने ग्रुप पढ़ाए जाते हैं? सर हमें याद नहीं। देख बेटा, अगर नहीं याद है तो भी देख। सबसे पहले पढ़ाया जाता है एल्गी, फिर पढ़ाए जाते हैं ब्रायोफाइट। अच्छा सर, टेरिडोफाइट। सर ये सुने सुने से पता हमें कुछ नहीं, आप पढ़ाना सारा। बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा बेसिक से, पर पहले नाम सुन ले। जिम्नोस्पर्म। और कोई पढ़ाया जाता है, 5th ग्रुप पढ़ाया जाता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म तेरे आसपास के प्लांट है। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो 4 ग्रुप हैं, ये वाले कौन कौन से, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये लैंड पर मिलते हैं।
और ये जो है मेरे पास पानी में मिलती है। तो मैं आपको जब टॉपिक समझा रहा हूं तो पहले बेसिक दिमाग में बनाओ क्या पढ़ा रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि टॉपिक का नाम सेल वॉल है। सेल वॉल का क्या रोल है हम देखेंगे, पर एनसीईआरटी ने लिखा है कि सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर है। रीजन क्या है, एज कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन वो कोई ज्यादा काम करती नहीं है, सिर्फ सपोर्ट देती है। दूसरा एनसीईआरटी लिखती है कि वो किसमें मिलती है, प्लांट सेल और किसमें मिलती है, फंजाई में, क्योंकि वो मोनेरा कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। फिर मैं आपको यह समझा रहा हूं कि एनसीईआरटी ने सेल वॉल की डिटेल एल्गी की बताई है और बाकी प्लांट की बताई है। रीजन समझो, प्लांट किंगडम में टोटल 5 ग्रुप है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्योंकि ये सारे प्लांट लैंड पर मिलते हैं और एल्गी पानी में मिलती है, तो कहीं ना कहीं अगर उनका हैबिटाट अलग है, मिलने की जगह अलग है, तो कहीं ना कहीं सेल वॉल में फर्क तो होना चाहिए कि नहीं, बताओ, फर्क होना चाहिए। तो एनसीईआरटी ने पहले एल्गी की सेल वॉल बताई है, फिर बाद में दूसरी सेल वॉल बताई है। क्या यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, क्या यहां तक क्लियर है? बेटा मैं टॉपिक नहीं पढ़ाता, सिर्फ मैं टॉपिक के आधार और बेस भी बताता हूं। हर टॉपिक क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, यह भी बताना मेरा काम है। बोलो जल्दी, क्या क्लियर है? रिपीट वाले पढ़ाए जाएंगे। 5 किंगडम होती हैं, ठीक है। हमारा फोकस किस पे है, प्लांट सेल की सेल वॉल पे, फंजाई की नहीं पढ़ेंगे। तो प्लांट किंगडम में टोटल कितने ग्रुप हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। इनमें से पानी में मिलती है ये और ये लैंड पर मिलती है। हां ठीक है, क्या रिपीट करवाएगा इसमें बेटा? ऐसा लग रहा है तुझे कुछ रिपीट कराने का, लिखने दो, लिख लो जल्दी से। हाँ जल्दी लिखो, नोट करने का समय दे रहा हूं, पर आपको यह बात नहीं कह सकते रिपीट, क्योंकि इससे क्लियर पढ़ा ही नहीं सकते। अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठ देख, अभी मैंने 2 ही लाइन बताई हैं। हाँ फिर मैं वही बात बोलूंगा, देख रहा है विनोद, ये बच्चा कैसे रिपीट रिपीट लिख रहा है। हाँ नहीं तो फिर बोलूंगा छोटी बच्ची हो क्या, रिपीट करवा रहे हो। चलो आगे देखो, लिख लिया सबने, आगे चलो जल्दी से। लिख लिया सबने? हमने इसी के बारे में बात करनी है। इसमें भी सिर्फ प्लांट की पढ़नी है हमने, फंजाई की नहीं पढ़नी। फंजाई जब हम पढ़ेंगे ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां बात करेंगे। चलो आगे चलो जल्दी से, लिख लिया सबने? जरा एक बार दिखा देते हैं नजर, आप देखो, कर लो जल्दी से। हाँ सही है, आगे आ जाए भाई। देख बेटा, लाइफ में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है तुम्हारे, है ना, तो और मत बढ़ाओ, ध्यान से पढ़ो। ये सेल मेम्ब्रेन है, सबको समझ में आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन है। ये तुम्हारे पास सेल वॉल है। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड मतलब जो काफी हार्ड होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सेल वॉल कुछ इस तरीके का होता है। मैं यहां इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ये सेल वॉल कुछ ऐसा होता है, कुछ सेल वॉल ऐसा होता है। अब मेरी बात समझना, मान लो बाहर से कोई छोटी चीज है और ये कोई बड़ी चीज है, मैक्रो मॉलिक्यूल है ना। बड़े मॉलिक्यूल को मैं क्या बोलता हूं, मैक्रो बोलता हूं, ठीक है, मैक्रो बोलता हूं। दिस इज मैक्रो मॉलिक्यूल। हां सर, मैक्रो का मतलब बड़ा, और ये कोई स्मॉल मॉलिक्यूल है। हां सर, स्मॉल समझ में आ रहा है, छोटा है भी। सेल वॉल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो रिजिड होता है। ये अंदर क्या है, जिसकी शेप फिक्स नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन है बेटा, और ये वाली कौन सी है, सेल वॉल है। अगर आप ध्यान से एक चीज समझो जो मैं यहां बोलूंगा, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको यह चीज समझ में आए कि ये जो छोटा मॉलिक्यूल है ना, ये सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ जाएगा, और सॉरी, सेल वॉल से आसानी से निकल जाएगा और सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा। अब सेल मेम्ब्रेन डिसाइड कर सकती है कि इसको अंदर जाना है कि नहीं।
है ना, वो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी। तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि छोटे मॉलिक्यूल के लिए सेल वॉल कुछ रोकती नहीं है, वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है और अंदर जा सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है, ये चीज क्लियर है आपको। अच्छा, मान लो मेरे पास ये कोई बैक्टीरिया है, ये कोई बैक्टीरिया है बेटा, बैक्टीरिया है, ये चाह रहा है कि प्लांट सेल को अटैक कर दूं, तो उसके लिए भी तो बेटा उसको अंदर जाना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई बैक्टीरिया है, आप देखो ऐसे कोई हमारे पास बैक्टीरिया है, ये दिस इज बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, इसको भी तो अंदर जाना पड़ेगा, तो सेल वॉल रोकेगी कि नहीं रोकेगी? तो अगर मैं आपसे कहूं सेल वॉल का रोल बताओ, तो सबसे पहले सेल वॉल क्या है? रिजिड है। अगर सेल वॉल रिजिड है, रिजिड मतलब अपनी जगह पे बना रहेगा, तो वो क्या देगा? प्रोवाइड सपोर्ट। क्या देगा? शेप देगा। दूसरा लिख सकते हैं प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हम पढ़ चुके हैं इसमें, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा। उसके अलावा क्या करेगा बेटा? सेल वॉल क्या करती है? वो प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। किसकी प्रिवेंट करती है? एंट्री मैक्रो मॉलिक्यूल की प्रिवेंट करेगी। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करता हूं, तो बैक्टीरिया एक तरह का इन्फेक्शन है भाई, मैक्रो मॉलिक्यूल बड़ा अंदर जा ही नहीं सकता, माइक्रो वाला जा सकता है। तो फोर्थ चीज मैं यहां लिख रहा हूं कि ये प्रिवेंट करेगा इन्फेक्शन, प्रिवेंट करेगा क्या? इन्फेक्शन। उसके अलावा दो प्लांट की सेल वॉल आपस में कांटेक्ट में आकर कुछ इंटरेक्ट कर सकती हैं। मतलब ये सेल वॉल है, देखें इधर, ये सेल वॉल है और ये भी सेल वॉल है, तो ये दोनों सेल वॉल आपस में क्या कर सकती? इंटरेक्शन। तो मैं यहां पर फिफ्थ लिख रहा हूं इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन सेल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सेल वॉल के कुछ रोल बताओ, तो एक तो शेप देगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मैक्रो मॉलिक्यूल को रोकेगा, इन्फेक्शन से बचाएगा, इंटरेक्शन बिटवीन सेल, और प्रिवेंट करेगा बर्स्टिंग से। बर्स्टिंग मतलब सेल फटता नहीं है, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग। क्या आपको ये रोल समझ में आ रहे हैं? आप अगर मेरी तरीके से फील कर सको, सेल मेम्ब्रेन एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, पर सेल मेम्ब्रेन पर जो चैनल और पंप होते हैं उससे वो चीजों की एंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। सेल वॉल एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, वो चीजों की एंट्री कैसे कंट्रोल कर सकता है? उसके बीच में गैप होता है, कुछ चीजें अंदर जा सकती हैं, कुछ को वो रोक सकता है। क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ बेटा। जल्दी बोलो, जल्दी। क्लियर है? हाँ, 9 वाला भी है कोई? अच्छा भाई, ना माने छोरे, 9 लिख रहा है, बताओ। 5वां पॉइंट बस्टिंग वाला नहीं पता ना, लास्ट क्लास करी नहीं तूने मोनेरा वाली, फिर तूने 9 लिख रहा है। बस्टिंग मतलब अगर यहां पर पानी भरेगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर फोर्स लगाएगा, सेल वॉल हार्ड है, उसको सेल को फटने नहीं देगी, उसे कहते हैं बस्टिंग। हाँ बेटा, इंटरेक्शन वाला पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है। ऑल्दो सेल वॉल रिजिड होती है, लेकिन उसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसमें एक सेल से दूसरे सेल का किसी तरीके का इंटरेक्शन पॉसिबल है। हाँ, मानेगा नहीं भाई, 2-3 बालक मानते नहीं है, उनको कितनी समझा लो भाई। बस्टिंग वाला पॉइंट हमने पहले ही बताया था आपको, जब पानी एंटर करता है सेल के अंदर तो वो बाहर एक फोर्स लगाता है ना, उस फोर्स को टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो सेल वॉल फटने से बचाती है सेल को। सही है, आ जाओ। अब यहां पर मैं आपको एल्गी की सेल वॉल बता रहा हूं। सभी बच्चों को यह पता है कि एल्गी की सेल वॉल क्यों पढ़ रहा हूं? तो आपको लिखना पड़ेगा कि एल्गी जो है, एल्गी 3 तरह की होती है, रेड, ब्राउन और ग्रीन, है ना। ये क्या होती हैं? एक्वेटिक है। एल्गी इज एक्वेटिक, तो उसकी सेल वॉल क्या होगी? सेल वॉल
स्लाइट डिफरेंट होती है, थोड़ी सी अलग होती है। कैसे, जरा देखते हैं। हम एल्गी बना लेते हैं। तुमने बचपन से ये वाली एल्गी पढ़ी है, ये तुमने बचपन से यही वाली एल्गी पढ़ी है। हां सर, हमने यही वाली पढ़ी है। ठीक है, ये एल्गी है बेटा। ये कौन सी एल्गी है? ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियस हो सकता है यहां पर। ये कौन सी एल्गी है? बचपन से स्पाइरोगायरा सुना है। सही है सर। ये इसकी सेल वॉल है। चलिए सेल वॉल को जूम करते हैं। तो जब हम सेल वॉल को जूम करके बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा। सुन लो ध्यान से बेटा, जब हम सेल वॉल को जूम करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। सेल वॉल को बनाया तो मेरे पास उसमें ऐसे सेलुलोज के धागे दिखेंगे आपको। इस तरीके से आपको क्या दिखेगा बेटा? सेलुलोज के धागे दिखेंगे। आप समझने की कोशिश करना। यहां पर इस तरीके से सेलुलोज के धागे दिखेंगे बेटा, ऐसे ऐसे। इन्हें कहते हैं सेलुलोज के थ्रेड्स। तो सेलुलोज के थ्रेड्स होंगे या सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल कहते हैं। चलो थ्रेड हो गए। इसके साथ इनके बीच में लिक्विड होता है, ऐसे थोड़ा बाहर की तरफ ज्यादा होता है। बाहर मतलब यहां ऐसे, इधर ज्यादा होता है। एक इसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में मेरे पास कुछ जो केमिकल्स होते हैं, एक है गैलेक्टन, गैलेक्टोज का पॉलीमर, मैनन, मैनोज का पॉलीमर और कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि हमें एल्गी की सेल वॉल पढ़नी है। एल्गी बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, रेड, ब्राउन, ग्रीन, 3 तरह की एल्गी होती है। मोस्ट कॉमन आपने स्पाइरोगैरा पढ़ा है। मैंने क्या किया, उसकी सेल वॉल को जूम किया। तो इसका मतलब यह हुआ, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि एल्गी की जो सेल वॉल है उसमें मेरे पास सेलुलोज तो मेजर कंपोनेंट है ही, क्योंकि प्लांट है एल्गी। साथ के साथ गैलेक्टन क्या होता है? गैलेक्टोज का पॉलीमर। मैनन क्या होता है? मैनोज का पॉलीमर। और क्योंकि पानी में मिल रही है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ये चीजें प्रेजेंट होती हैं एल्गी की सेल वॉल में। अब व्हाट इज गैलेक्टन? गैलेक्टोज सुना है? हां सर सुना है। शुगर होती है, उसके पॉलीमर को गैलेक्टन कहते हैं। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि एल्गी की सेल वॉल अलग होगी, क्योंकि एल्गी पानी में मिलती है। उसकी सेल वॉल में हमने देखा सेलुलोज के धागे होंगे, बीच में जो लिक्विड जैसी चीज कुछ हम दिख पा रहे हैं उसे मैट्रिक्स कह रहे हैं। उसमें गैलेक्टन, मैनन और कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। यहां तक याद रख सकते हैं क्या हम? बताओ। तुम्हारे को डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कंपोनेंट ऑफ एल्गी सेल वॉल इज गैलेक्टन, मैनन और कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? जल्दी बताओ। नहीं, एल्गी में हेमीसेलुलोज नहीं होगा। रिपीट वाले घर के जाएंगे फिर नहीं आएंगे, सुनते नहीं है। रिपीट क्या करेगा इसमें बता? एल्गी पता ही नहीं है तुझे, फिर प्लांट किंगडम का वेट कर। एल्गी कहां मिलती है? पानी में। उसकी सेल वॉल के केमिकल के नाम है। सर हमें गैलेक्टन के बारे में कुछ नहीं पता। तुझे बायोमोलिक्यूल नहीं आता बिल्कुल भी, तो बायोमोलिक्यूल के लिए फिर वेट कर। सर गैलेक्टन क्या होता है? सिंपल सी बात समझ ध्यान से। तूने पॉलीमर और मोनोमर पता है? हां सर पता है। तो जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को खूब सारे को जोड़ते हैं तो स्टार्च बनता है, पर ग्लूकोज के पॉलीमर को ग्लूकन कहते हैं या ग्लाइकन कहते हैं। ऐसे ही फ्रक्टोज के पॉलीमर को फ्रक्टन कहते हैं। मैनोज 6 कार्बन की शुगर होती है, गैलेक्टोज 6 कार्बन की शुगर होती है। उनके पॉलीमर को गैलेक्टन और मैनन कहते हैं। उनके एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं ना, तो वो आपने अगार सुना है? अगार रेड एल्गी में होता है, वो एक तरह का गैलेक्टन होता है। इतनी डिटेल में जा सकते हैं बस, है ना। और क्योंकि पानी में मिल रही है तो कैल्शियम कार्बोनेट है। अब दिक्कत यह है कि तुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए गैलेक्टन की, पर उसके लिए तुझे बायोमोलिक्यूल में यह पता होना चाहिए गैलेक्टोज जो एक शुगर होती है, कितने कार्बन की? 6 कार्बन की। सर अब वो भी बता दो। तो ऐसा नहीं करूं मैं पूरा ही चैप्टर इसमें पढ़ा दूं, यहां पे दूसरे वाला। समझ रहा है मेरी बात को? हां लिखो जल्दी से, जल्दी कर बेटा जल्दी। हां जल्दी कर बेटा जल्दी। तुझे सिर्फ ये आएगा क्वेश्चन, सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन, कैल्शियम कार्बोनेट। हां सर ठीक है, बढ़िया। आगे चलो प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं। क्या हम थोड़ी सी एनसीईआरटी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं।
नहीं नहीं, लिखना था कुछ बच्चों को। लिख लिया सबने? अरे लिख लिया, नहीं लिख लिया? लिख लिया? जल्दी बताओ। ठीक है, आ जाओ, यहां आओ भाई। प्लांट सेल की सेल वॉल पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं आगे। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जल्दी से देखो। सबको ये प्लांट सेल दिख रहा है? सर हाँ दिख तो रहा है, क्या क्या एक बार बता दो इसमें। देख बेटा, ये तेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है सर, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद ये तेरे को पता है वैक्यूल होता है प्लांट में एक बड़ा सा ना, ये तो पता होगा। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आइडिया है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस साइड में होता है थोड़ा सा प्लांट में। अब इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ये सेल वॉल है। दिस स्ट्रक्चर इज सेल वॉल। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब प्लांट डिवाइड करता है, ध्यान से सुनना बेटा, मेरे पास प्लांट सेल जो होते हैं जब डिवाइड करते हैं उन्हें हम यंग प्लांट कहते हैं। सुनो ध्यान से। तो जो सेल वॉल प्लांट सेल के बाहर होती है इसे मैं प्राइमरी सेल वॉल कहता हूं। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखो पहले तो। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है कि मैं आपको यह कह रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से, कि मेरे पास क्या होता है कि प्लांट सेल में, इन प्लांट डिवाइडिंग सेल को मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। डिवाइडिंग सेल क्या है? इनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक समझ में आता है? मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं, ठीक है। एंड जो परमानेंट बनते हैं, जस्ट परमानेंट बनते हैं, उनको हम कहते हैं कौन से? पैरेन्काइमा। तो ये मेरे पास यंग सेल्स कहलाते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं? यंग सेल्स। मैं रिपीट करूंगा, सुन लो ध्यान से। मैं आपको यह कह रहा हूं कि प्लांट के अंदर जो सेल डिवाइड करते हैं उन्हें मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं, और उनसे जो परमानेंट बनते हैं उन्हें पैरेन्काइमा कहते हैं। इन दोनों को यंग सेल कहते हैं। तो किसी भी यंग सेल में जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी होती है। तो आपने ये ध्यान रखना है बेटा, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि टॉपिक का नाम प्लांट सेल वॉल है। तो आपने ये याद रखना है कि इन यंग प्लांट सेल हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ यंग प्लांट सेल? यंग प्लांट सेल का मतलब होगा जो सेल डिवाइड हो रहे हैं या जो सेल जस्ट परमानेंट हुए हैं, उन्हें यंग सेल या यंग प्लांट सेल कहते हैं। उसकी सेल वॉल का नाम हमने क्या रखा है? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल कैसी दिखती है थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। उसमें इस तरीके से सेलुलोज के धागे होते हैं, ऐसे। ये सेलुलोज के धागे हैं, ठीक है, क्लियर है, सही है। उसके साथ बेटा हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? सुनो, पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूं आपको। मैं आपको किसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं? स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं प्राइमरी सेल वॉल का। स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। एक बार जब टॉपिक पूरा हो तो बताना कि एनसीईआरटी तुम्हें याद हुई कि नहीं, क्योंकि मेरा काम तुम्हें एनसीईआरटी क्लास में याद कराने का है अपने टॉपिक के थ्रू। देख बेटा, प्राइमरी सेल वॉल में क्या होता है? ऐसे सेलुलोज के धागे होते हैं इस तरीके से। ये क्या है? सेलुलोज के धागे, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल कहते हैं इसे, ठीक है। उसके साथ इसमें मेरे पास इस तरीके से पैक्टिन होता है। नाउ दिस इज पैक्टिन। ये चीज क्या है? पैक्टिन है। दिस वन इज पैक्टिन। और इस पैक्टिन पे जो अटैच रहता है, इस तरीके से अटैच होता है, उसे हेमीसेलुलोज कहते हैं। नाउ दिस वन इज हेमीसेलुलोज। ये जो है
इसको हेमीसेलुलोज कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, पहले समझो। तो ये मेरे पास प्रोटीन्स हैं, तो मेरे को ये चीज समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले समझो प्राइमरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है। ऐसे सेलुलोज के धागे होते हैं, इन्हें कहते हैं सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल। उसके बीच में पैक्टिन, हेमीसेलुलोज और प्रोटीन बीच बीच में लगी रहती है। तो इसका मतलब यह हो गया कि प्राइमरी सेल वॉल में क्या है, केमिकली क्या है, ध्यान से सुने। केमिकली प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी हुई है यह पता होना चाहिए। तो प्राइमरी सेल वॉल बनी है किसकी, एक सेलुलोज की, जो कि मेन कंपोनेंट है, मेन पार्ट है। उसके साथ किसकी बनी है, हेमीसेलुलोज की बनी है, बहुत बढ़िया। उसके साथ किसकी बनी है, पैक्टिन की बनी है। और उसके साथ किसका क्या चीज है, प्रोटीन। ये चार चीजें हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्लांट के सेल वॉल की। तो यंग प्लांट में व्हाट इज यंग प्लांट, डिवाइडिंग सेल और पैरेन्काइमा। मेरे पास क्या प्रेजेंट होती है, प्राइमरी सेल वॉल। नाउ व्हाट इज प्राइमरी सेल वॉल, ये धागे, दिस वन इज पैक्टिन, दिस इज हेमीसेलुलोज और बीच बीच में ये प्रोटीन है। कोई डाउट है क्या, बता भाई, कोई डाउट है क्या, जल्दी बोल। याद क्या करना है, सर प्राइमरी सेल वॉल कहां होती है, यंग प्लांट सेल में। और क्या याद करना है, ये किसकी बनी है, बस इतना याद करना है। सर इतना क्यों बताते हो, ताकि तुझे याद हो जाए। हां ठीक है, कोई डाउट है क्या, नहीं सर कोई डाउट नहीं है, देख रहे हो विनोद, कोई डाउट नहीं है। हाँ, हेमीसेलुलोज क्या होता है बेटा, हमें लगता है कि सेलुलोज जैसा ही अलग होता है केमिकली, है ना, वो भी शुगर से ही बनता है। पर सेलुलोज क्या होता है, मेन कंपोनेंट है हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। चल बेटा आगे देखते हैं। अच्छा सर एक बार थोड़ा सा और बताते हैं। देख बेटा, लिख लिया क्या सबने, नोट भी किया है क्या, कर लो सर, कर लेते हैं। सर आप नोट अच्छे नहीं बनाते बेटा, मैं नोट में वो सारी चीजें लिखता हूं जो जरूरी होते हैं। आपको जरूरी है उसको सही से लिखना, है ना। अगर मैं अच्छे नोट बनाऊंगा तो ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा बोर्ड पे, मुझे बोर्ड पे समझाना होता है बढ़िया। हाँ, और याद भी कराना है तुझे साथ के साथ। आदिक मैं क्या बताना चाह रहा हूं, किसी भी प्लांट में मेरे पास 4 तरह के सेल होते हैं, 4 टाइप ऑफ सेल होते हैं सभी तरह के प्लांट में। एक मेरिस्टेमेटिक सेल, दूसरा पैरेन्काइमा। तो इनको मैं क्या बोलता हूं, इनको यंग प्लांट सेल बोल देता हूं। तीसरा मेरे पास होते हैं कॉलेनकाइमा, और एक और होते हैं जो डेड सेल होते हैं, उन्हें स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। अब ये दोनों सेल को मैं मैच्योर प्लांट सेल कह देता हूं। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई, देख बेटा, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, दिख रहा है तुझे, तो तेरे को ये दिख रहा है कि इसके बाहर ये प्राइमरी सेल वॉल है जो थोड़ी सी पतली है, सही है। लेकिन जैसे ही पैरेन्काइमा बना, ये प्राइमरी सेल वॉल थोड़ी सी थिक हो गई, सही है सर। अब ये वाले सेल को कॉलेनकाइमा कह रहा हूं। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में मैंने पिंक कलर का कुछ बनाया बीच में, मतलब प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में यहां पर कुछ बीच में बनाया है, इसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल यहां बननी स्टार्ट हो गई है। अगर आप ध्यान से देखो, ये प्राइमरी सेल वॉल है जो धीरे धीरे कम हो गई है,
उसके बाद ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके बीच में सेकेंडरी सेल वॉल है, ये स्क्लेरेन्काइमा है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये बताने का है कि जब प्लांट डिवाइडिंग हो या जस्ट डिवाइड करके बना हुआ पैरेन्काइमा हो, उनमें प्राइमरी सेल वॉल होती है, क्लियर है। पर जैसे जैसे कॉलेनकाइमा सेल्स बनेंगे और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स बनेंगे, उनमें सेकेंडरी सेल वॉल बनने लगती है। स्क्लेरेन्काइमा में ये किसी भी सेल में जो कि मैच्योर प्लांट सेल है, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल किसके किसके बीच में बनती है ये समझो। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये तुम्हारे पास क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है, इसके बीच में बनती है। तो दिस इज प्राइमरी सेल वॉल एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बीच में हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल बनती है और धीरे धीरे वो प्राइमरी सेल वॉल का कुछ हिस्सा ले लेती है ऐसे। और हमेशा याद रखो बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है, सेकेंडरी सेल वॉल डिपेंडिंग ऑन सेल, मान लो कॉलेनकाइमा सेल है उसमें अलग केमिकल की होगी और स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन की होगी। लिग्निन क्या होता है, ये वो केमिकल होता है जिसकी वजह से सेल डेड हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टेस्ट को हार्ड करना चाहिए, हां करना चाहिए, अब कर देते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया मैंने क्या बताया? किसी भी तरह के प्लांट में 4 प्रकार के सेल होते हैं, जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो पढ़ोगे, मेरिस्टेमेटिक, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक में प्राइमरी सेल वॉल है, पीसीडब्ल्यू मतलब प्राइमरी सेल वॉल, पीसीडब्ल्यू मतलब प्राइमरी सेल वॉल। अब यहां थोड़ी सी मोटी हो गई है, वहां पतली है, कोई बात नहीं। और जैसे ही मैच्योर सेल है जो कि कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जिन्हें मैच्योर सेल कह रहा हूं, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल होती है। सेकेंडरी किसके बीच में बनती है? प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, इसे सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? हां सर ठीक लग रहा है। सेकेंडरी सेल वॉल धीरे धीरे इतनी ज्यादा ग्रो करती है कि प्राइमरी सेल वॉल का कुछ हिस्सा ले लेती है। मैंने ये बोला बेटा तेरे को, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, इन यंग प्लांट सेल देयर इज प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है, प्राइमरी सेल वॉल थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, मतलब हार्ड तो होती है पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, उसमें ग्रोथ भी हो सकती है। अगर मैं तुझे कहूं कि इस प्राइमरी सेल वॉल में ग्रोथ करानी है, तो नए सेलुलोज के धागे बीच में लगाओ और थोड़ा सा उसे खींच दो, ग्रोथ हो जाएगी। वो कर सकते हैं प्राइमरी सेल वॉल के साथ। पर सेकेंडरी सेल वॉल क्या करती है, डिपॉजिट होती है किसके बीच में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके प्राइमरी के बीच में। कहां से आएगा देख, ये जो सेल है ना, यही केमिकल बाहर फेंकता है। ये सेल ने ये सेकेंडरी सेल वॉल बनाई है अंदर से, तो सेकेंडरी सेल वॉल धीरे धीरे प्राइमरी सेल वॉल को घटा देती है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है इस बात को कि प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहले बनती है, आउटर बनती है, और वो धीरे धीरे डिमिनिस्ट कर सकती है जब सेल मैच्योर होगा। डिमिनिस्ट का मतलब घटना। दूसरा, प्राइमरी सेल वॉल थोड़ी सी फ्लेक्सिबल पॉसिबल है, सेकेंडरी वाली बड़ी हार्ड होती है, डिपेंडिंग ऑन वो किस केमिकल की बनती है। कहीं पर वो लिग्निन की बनती है, लिग्निन बहुत हार्ड होता है। सुबिरिन की बनती है, सुबिरिन वैक्स होता है। क्लियर है? आ जाओ जरा समझते हैं। ये देख बेटा, तुझे ये दिख रहा है, लिख लिया तूने? नहीं लिखा? ये प्राइमरी सेल वॉल है। हां सर, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, दिस वन इज सेकेंडरी सेल वॉल। उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है ना, ये चीज है। ठीक है, सबसे पहले लिख लिया कि नहीं लिखा? अरे लिख लिया? लिख लो बेटा, लिख लो एक बार। नहीं लिखा? लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। जिस जो लिखता है लिख लो ना, उतना टाइम तो देंगे आपको।
इधर देखो, जल्दी लिख लिया। लिख लो जिन्होंने लिखना है। डन। इधर आ जाओ, इधर देखो भाई, जिन्होंने लिख लिया अब आगे चलो। देखो, सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल की लोकेशन, आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, सही है सर। सेकेंडरी सेल वॉल की लोकेशन, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट, मेड अप ऑफ सेलुलोज और इसके साथ ये चीजें, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। ये किसकी बनी है? मेड अप ऑफ लिग्निन। लिग्निन, लिग्निन किसमें? स्क्लेरेनकाइमा, जैसे कि फाइबर, वेसल्स, इन सब में। सुना है कि नहीं? सुबिरिन, सुबिरिन किसमें? कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल सुना है आपने, वहां पर। उसके अलावा कैपेबल टू ग्रो, इसका साइज बढ़ सकता है क्योंकि मेरिस्मेटिक सेल का साइज बढ़ता है। नॉट कैपेबल टू ग्रो, ये ग्रो नहीं कर सकती। ये कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन यंग सेल। ये कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन मैच्योर सेल। बोलो जल्दी। ये मैच्योर सेल में है, वो यंग सेल में है, ठीक है? अरे जल्दी बता दो, जल्दी बताओ जल्दी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा? व्हेन सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म, it can get diminished, it can get diminished। ठीक है, जब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, कैपेबल मतलब बेटा, कैपेबल नहीं पता तुझे? कैपेबल मतलब क्षमता, वो ग्रो कर सकती है, ये ग्रो नहीं करती, है ना? ये डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी में। इसमें लेयर्स पढ़ाई जाती है, S1 S2 S3, ये सब नहीं पढ़नी, इतना ही याद करना है इसको। जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी बेटा। सेकेंडरी फॉर्म इट कांट बी डिमिनिश। असल में क्या है, सेकेंडरी बाद में बनी है तो वो डिमिनिश कैसे होगी? उसको कोई डिमिनिश करने वाला नहीं है। जिम्नोस्पर्म में टर्शरी होती है, टर्शरी सेल वॉल जो होती है वो जिम्नोस्पर्म में होती है, यहां नहीं पढ़ते हम एंजियोस्पर्म में। इतना ही पढ़ना है। हाँ जल्दी करो बेटा, फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट। तो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, कंटेंट आपके सामने है, कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। हाँ आगे चलेंगे। क्या हमें मिडल लेमेला जानना है? पहले लिख लो इसको, जो लिख रहे हैं लिख लो, जल्दी करो फास्ट। जो लिख रहे हैं इसको लिख लो फास्ट। मेरी बात सुन ध्यान से, इधर समझिए एक बार, जो मैं पॉइंट बताऊंगा उसको समझना, एक बार में समझ में आएगा। ध्यान से सुन, ये सेल मेम्ब्रेन है, ध्यान से देखियो, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये तेरे पास प्राइमरी सेल वॉल है। अगर सेल का साइज बढ़ाऊंगा तो इसकी ग्रोथ हो सकती है।
सेकेंडरी सेल वॉल हम यहां डिपॉजिट करना स्टार्ट करते हैं ऐसे इनके बीच में। पर कई बार क्या होता है, इनके बीच में डिपॉजिट करते करते कुछ हिस्सा सेकेंडरी सेल वॉल का प्राइमरी के मतलब प्राइमरी में भी डिपोजिशन हो जाती है ऐसे। तो मुझे बताओ क्या प्राइमरी घट गई कि नहीं घट गई? ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? और ये अगर मैं आपको कहता हूं अगर ये चीज केमिकल लिग्निन है ना, ये केमिकल अगर लिग्निन है तो कुछ टाइम के बाद सेल डेड हो जाएगा, क्योंकि लिग्निन में से कोई भी चीज, मान लो गैस अंदर नहीं जाती बेटा, ना यहां से वेस्ट बाहर आएगा, ना यहां से क्या होगा फूड अंदर जाएगा। अगर ये सेकेंडरी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? लिग्निन की। आपको ये नहीं समझ में आ रहा डिमिनिश्ड क्यों होगा? जैसे ये सेकेंड, देखो ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सही है। ये क्या है मेरे पास? ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, मैं सिर्फ यह समझा रहा हूं कि सेल डेड कैसे होता है। हम लिखते हैं कि लिग्निफाइड सेल बिकम डेड, ऐसा हम लिखते हैं। तो कोई सेल कैसे डेड होगा? ऐसा थोड़ी उसे गोली मार दिया, नहीं। डेड ऐसे होगा कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसमें केमिकल क्या है? लिग्निन है। लिग्निन किसका नाम है? केमिकल का नाम है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? स्ट्रक्चर है। तो लिग्निन की वजह से वो ये चीज डेड हो गई, तो ना कोई गैस अंदर जाएगी, ना वेस्ट बाहर आएगा, ना फूड अंदर जाएगा, तो कुछ टाइम के बाद सेल डेड हो जाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि सेकेंडरी सेल वॉल जब बढ़ती है तो कुछ हिस्सा वो प्राइमरी का भी ले लेती है। अब समझ में आ रहा है? बोलो, अरे सही है ना? हां, अराफात अहमद कहते हैं रिपीट बेटा, सही है, शाबाश। तो फिजिक्स ऐसे पढ़ता, मैं समझ नहीं पाया तेरी बात। तुझे बायो में इतनी दिक्कत है, फिजिक्स ऐसे पढ़ेगा? पढ़ ले, इधर ध्यान दे, आगे देखो। अब तुम्हें एक टॉपिक बता रहा हूं, मिडल लैमेला क्या होता है, ध्यान से देखना। और मिडल लैमेला सेल साइकिल में पढ़ चुके हो, सबसे पहले वही बनता है। मिडल लैमेला जो है सबसे पहले वही बनता है सेल में, जब सेल डिवाइड करते हैं ना, प्लांट सेल। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखो। व्हाट इज मिडल लैमेला? इधर देख बेटा, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, दिस वन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है सर। सेकेंडरी मैंने बनाई नहीं है, पर ये देख ध्यान से, ये मेरे पास क्या है, इधर देख बेटा, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज प्राइमरी सेल वॉल। इन दोनों के बीच में ये जो येलो कलर की लेयर बनाई है, ये दो सेल को आपस में चिपका के रखती है, इसे कहते हैं मिडल लैमेला। तो ये कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन टू नेबरिंग सेल, प्रेजेंट इन बिटवीन, किसके बीच में? दो नेबरिंग सेल के बीच में, दो नेबरिंग सेल के बीच में, नेबरिंग सेल के बीच में प्रेजेंट है। ये क्या करती है? इट ग्लू, ग्लू का मतलब चिपकाना, टू सेल टुगेदर, दो सेल को साथ में चिपकाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देख लो खुद से, दिस इज मिडल लैमेला, जो प्राइमरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में होती है, समझ लो। तो ये सेल एक है, ये सेल दो है, इन दोनों सेल के बीच में ये वाली लेयर जो है, इसे मिडल लैमेला कहते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि भाई मिडल लैमेला के आर पार ट्रैवर्स कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा प्लाज्मोडेस्मेटा। व्हाट इज प्लाज्मोडेस्मेटा? प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। मतलब क्या हुआ? ये साइटोप्लाज्म इस सेल का किसके साथ कनेक्ट है? इसके साथ कनेक्ट है, इस साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्ट है, ये दोनों आपस में कनेक्ट है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। दूसरा हम लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे कि मेरे पास, ध्यान दे बेटा, सेल इज ट्रैवर्स बाई, हम लिख सकते हैं मिडल लैमेला इज ट्रैवर्स बाई। देखना ट्रैवर्स का क्या मतलब है। आपको दो चीजें बतानी है यहां पर।
ध्यान से सुनो, यहां दो चीजें बतानी है। पहली चीज, व्हाट इज मिडल लैमेला? मिडल लैमेला क्या है? दो प्लांट सेल के बीच में किसका बना हुआ है? कैल्शियम पैक्टेट का। याद है? मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। देखें, आपकी थोड़ी सी जानकारी चेक करते हैं। ये कैल्शियम पैक्टेट का है। एनसीईआरटी लिखती है कि साइटोप्लाज्म को जब साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करूंगा तो एक कनेक्शन है जो आर पार जाता है। आर पार मतलब इस सेल से इस सेल में जाता है, उसे कहते हैं ट्रैवर्स। ट्रैवर्स मतलब आर पार जाना। तो साइटोप्लाज्म का दूसरे साइटोप्लाज्म से, इस साइटोप्लाज्म का दूसरे साइटोप्लाज्म से आर पार जो कनेक्शन जा रहा है, देख इधर, ये जो कनेक्शन है इसका इससे, इसे हम क्या बोल रहे हैं? मिडल लैमेला बोल रहे हैं, सॉरी प्लाज्मोडेस्माटा बोल रहे हैं। सुन लो ध्यान से, एनसीईआरटी क्या बोलती है। एनसीईआरटी कहती है कि कैल्शियम पैक्टेट की बनी है ये मिडल लैमेला। कुछ जगह, कुछ सेल्स के बीच में ये आर पार मतलब एक कनेक्शन होता है जो आर पार जाता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। आर पार जाने के लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रैवर्स्ड। क्लियर है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने वाला हूं। तुमने बायोटेक में कभी फ्लेवर सेवर पढ़ा है? लॉन्ग लास्टिंग टोमेटो। टोमेटो, मेरी बात सुनो, जब भी फ्रूट पकते हैं तो कैसे पकते हैं? फ्रूट पकने के लिए मिडल लैमेला डिसॉल्व की जाती है एक एंजाइम के थ्रू। बायोटेक में इस एंजाइम को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं जब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बनाते हैं, तो फ्रूट पकने का समय बढ़ जाता है। अगर ये मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाती है, जैसे कच्चा आम पक्का आम, कच्चा आम हार्ड होता है, पका आम सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट कैसे हो जाता है कि इन दोनों सेल्स के बीच का कनेक्शन वीक हो जाता है। ये लेयर जिसे आप क्या लिख रहे हो? मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाती है। तो मिडल लैमेला डिसॉल्व करने वाला जो एंजाइम है ना, अगर मैं उस एंजाइम को ब्लॉक कर दूं तो क्या होगा? फ्रूट के पकने का समय बढ़ जाएगा। इसे ही कहते हैं फ्लेवर सेवर, मतलब टोमेटो लॉन्ग लास्टिंग स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया? नहीं आया? फिर रिपीट करते हैं। व्हाट इज मिडल लैमेला? दो प्लांट सेल के बीच में एक लेयर होती है जो उनकी प्राइमरी सेल वॉल के बीच में होती है। किसकी बनी है? कैल्शियम पैक्टेट की, जो दो सेल को आपस में जोड़े रखती है। कुछ लोकेशंस पर सेल के बीच में कनेक्शन बनते हैं जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, जल्दी बोलो बेटा। क्लियर है? जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। आ गया ना ये? हाँ, ठीक है, चलो ट्रैवर्स बता दिया बेटा, आर पर जाना। आ जा, देता आ जा। देख एनसीईआरटी की एक लाइन देख, एज यू रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, लिखा है हमने, नॉन लिविंग होती है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। वो क्या बनाती है? सबसे बाहर की कवरिंग बनाती है। किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। किसमें बोला उसने? फंजाई और प्लांट में। क्यों बोला है? मैंने बताया था। वो शेप देती है सेल वॉल, है ना, प्रोटेक्ट करती है सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, मतलब सेल को कोई डैमेज ना कर सके क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सॉफ्ट होती है। इन्फेक्शन से बचाती, याद है मैंने कहा था बैक्टीरिया एंटर नहीं कर सकता। सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करती है। एंड प्रोवाइड बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, कोई बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल जो काम का नहीं है वो एंटर नहीं करना चाहिए। एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी है? देखो एल्गी की सेल वॉल क्या लिखता है? एल्गी की सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं पढ़ाई? जबकि प्लांट की किसकी बनी है? सेलुलोज तो है, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, यंग लिखा हुआ है, प्राइमरी वॉल होती है, कैपेबल ऑफ ग्रो, वो ग्रो कर सकती है।
ठीक है, और धीरे धीरे डिमिनिश करती है जब सेल मैच्योर होगा, क्योंकि मैच्योर सेल में सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, और सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, और वो कहां बनती है? इनर बनती है, किसकी तरफ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बनती है। ये देख रहे हो, इतनी सी बात में मैंने कितना एक्सप्लेन किया आपको, ताकि समझ आ जाए, याद हो जाए। मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट की है, जो ग्लू मतलब चिपकाना, नेबरिंग सेल को चिपकाती है। सेल वॉल एंड मिडल लैमेला इज ट्रैवर्स बाय, ट्रैवर्स मतलब आर पार, प्लाज्मोडेस्मेटा, जो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। मुझे बताओ कि कौन सी लाइन तुम्हें आई नहीं होगी और मैंने कौन से एक्सप्लेन नहीं किया। देख बेटा, कुछ बच्चे कहेंगे सर 45 मिनट से सेल वॉल पढ़ा रहे हो। बेटा तुझे याद हो गया, अब तुझे याद हो गया ना, तू तो फिर नीट तक लगभग याद रहेगा, तुझे एक दो बार देखना पड़ेगा बस। हाँ, मुझे नहीं लग रहा मैं इससे ज्यादा डीप एनसीईआरटी पढ़ा सकता हूं, है ना। मैं एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी की, और ये मैं सारे चैप्टर की करता हूं। इससे क्या होता है, पेपर चाहे कुछ भी आ जाए तेरा नीट में, कुछ भी आ जाए, वो सारा तेरे नोट से है। तो कुछ बच्चे पूछते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ने की नीड है? एज सच नीड नहीं होती जब मैं नोट्स लिखवा देता हूं पूरे, पर फिर भी एक दो रीडिंग लिया कर, लैंग्वेज का भी फर्क होता है हल्का सा। कौन सी ऐसी चीज थी जो मैंने, देख किसने एक चीज लिखी है, मैच्योर लिखा है, तो मैच्योर सेल में सेकेंडरी होगी, यंग में प्राइमरी। मैंने तुम्हें यंग का मतलब भी बताया, पैरेन्काइमा और मेरिस्टेमेटिक। इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा, आपको मतलब ये समझना पड़ेगा कि हमें पूरा समय देना है चीजों को। पहली बार पढ़ रहे हो तो समय दे दो, उसके बाद ही याद रहेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। चलो इस पे बात करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं मैं एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा तुम्हें प्रॉपर, एकदम डीप, है ना, और उल्टा सीधा नहीं पढ़ाऊंगा कुछ। जैसे इसमें क्या है, तुम्हारे किसी कोचिंग के नोट्स होंगे ना, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल में लेयर्स लिखी होंगी, S1 S2 S3 नहीं करनी वो, क्योंकि लेयर पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सेकेंडरी सेल वॉल भी लेयर्स में, वो सब नहीं पूछेगा, है ना। हमें पता है कितना पूछ रहा है वो, ठीक है। आ जाओ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करते हैं। पहले पूरी बात समझना मेरी, सुन लो ध्यान से। जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, यूकैरियोटिक सेल में पूरा फोकस देना, मुझे फोकस देना। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास हर एक ऑर्गेनल का अलग अलग फंक्शन होता है। समझो ध्यान से, अलग अलग क्या होता है? फंक्शन होता है। अगर कुछ ऑर्गेनल एक कोऑर्डिनेशन में काम करे, कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब पहले समझो। सबसे पहले टॉपिक का नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहां पर एंडो का मतलब है इनसाइड साइटोप्लाज्म, इनसाइड साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन का मतलब है मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन। किसका बना है? लिपिड की मेम्ब्रेन का बना है। किस प्रकार की मेम्ब्रेन? लिपिड की बाइलेयर का बना हुआ है। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं, मेरी बात सुनो, मैं आपको कह रहा हूं कि भाई सेल के अंदर हर एक ऑर्गेनल, चाहे वो ईआर हो, चाहे वो गोल्जी हो, चाहे वो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो, हर एक का अपना अलग फंक्शन है। हर एक का अपना क्या है? एक अलग फंक्शन है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन है? हां है। ईआर में मेम्ब्रेन है? हां है। गोल्जी में है? हां है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि एक कॉन्सेप्ट है सेल के अंदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब यह है कि सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन की बनी है, उनमें से कुछ ऑर्गेनल एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम उन ऑर्गेनल्स के ग्रुप को बोलेंगे जो एक तो मेम्ब्रेन की बनी है, दूसरा मिल के साथ काम करती हैं। क्या दिमाग में बैठ रहा मेरी बात? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहले मीनिंग समझो। एंडोमेम्ब्रेन का मीनिंग यह है कि ऑर्गेनल्स किसकी बनी है? मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन, जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सही हो गई बात। दूसरा, वो काम करे, एक्ट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। कोऑर्डिनेटेड का क्या मतलब है? पूरी बात समझो। यहां कोऑर्डिनेशन किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन है? जैसे कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये ईआर है, तो जो ईआर है ना बेटा, वो प्रोटीन बनाता है, गोल्जी बॉडी उसे पैक करता है और यहां वैक्यूल बना के या कुछ बना के इसको हम बाहर भी फेंक सकते हैं, लाइसोसोम भी आ सकता है यहां पे।
ठीक है, तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है आपको समझाने का, मेरा पॉइंट ये है कि सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन की बनी है। क्या सारी ऑर्गेनल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है जिसमें मेम्ब्रेन है? नहीं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब है कि वो ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन की बनी हो और कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास गोल्जी बॉडी हो गया, मेरे पास ईआर हो गया, लाइसोसोम हो गया और वैक्यूल्स हो गए। ये सब अगर मिल के काम करते हैं, ये किसके बने हैं? ये मेम्ब्रेन के बने हैं। साथ में क्या है? कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेटेड? किसी कॉमन फंक्शन के लिए वर्क करते हैं, है ना? तो इसलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया देखो, नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन नहीं है? प्लास्टिड आ जाएगा, पेरोक्सीसोम्स आ जाएंगे। तो क्या इनमें मेम्ब्रेन नहीं है? नहीं है, मेम्ब्रेन है, पर ये कैसे काम नहीं करते? एक दूसरे के साथ काम नहीं करते। तो हमने सेल के अंदर ऐसा देखा, मेरी बात सुनो, हमने सेल के अंदर देखा कि कुछ ऑर्गेनल्स ने गुटबाजी कर ली है, मिलके काम करेंगे और वो मेम्ब्रेन की बनी हुई है। तो ऐसी ऑर्गेनल्स के ग्रुप को हमने नाम दे दिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये मेम्ब्रेन की बनी हो और मिलके काम करती हो। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ जरा देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। सर लिख ले, हम इसे लिख भी ले बेटा, कोई बात नहीं, लिख ले, नोट कर ले। हाँ, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। हो गया? ठीक है, डन है, चलो आओ, आ जाओ। देखो भाई, while each membranous organelle is distinct in term of its structure and function, मतलब हर एक ऑर्गेनल जिसमें मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग है। सही है भाई, इसको गलत बात नहीं है। मेनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कुछ को साथ में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। दीज देखो लिख रहा ना, कोऑर्डिनेटेड। दीज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। इसे बेटा कई बार गर्ल भी कहते हैं। गर्ल मतलब गोल्जी, ईआर, लाइसोसोम, है ना? उसके अलावा वैक्यूल लिखा हुआ है। क्या हो गया? वैक्यूल। इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सिंस द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि मेम्ब्रेन के नहीं बने हुए, इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है। सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर है? मुझे लग रहा है ना? ठीक है? अरे सही है ना? हाँ, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि भाई वो ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन की बनी है और साथ में मिलके काम कर रहे हैं, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उसमें सबसे पहली ऑर्गेनल हमारे पास कौन सी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्लियर है? आया समझ? चलो ईआर पढ़ लेते हैं फटाफट से। भाई देखो, पहले मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। मैं एक चीज समझाऊंगा आपको ताकि आपको चीजें समझ आ जाए आसानी से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताने दो मुझे, और कोई कुछ नहीं लिखना चैट में, पहले सुन लो ध्यान से।
मैं किसी सेल को जब देखता हूं ना, ऐसे ये सेल है तुम्हारे पास, समझो इसे, ये तुम्हारे पास सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये एक और सेल है, दो सेल है। पहले समझना मेरी बात, मैं इसको देख रहा हूं लाइट माइक्रोस्कोप से, सही है, ठीक है, और इसको देख रहा हूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। आपको पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ज्यादा अच्छा क्लियर व्यू देता है। मैंने जब इसको देखा लाइट माइक्रोस्कोप से तो न्यूक्लियस तो दिख रहा है, उसके अलावा मुझे एक ऐसी ऑर्गेनल दिख रही है इस तरीके से, वो लाइट माइक्रोस्कोप में दिख रही है, जिसे मैं गोल्जी बॉडी कह रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? गोल्जी बॉडी कह रहा हूं। मुझे ये एक्चुअल में ये जो है ना, ये खूब सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं, इस वजह से दिख रही है। ध्यान से देखना बेटा, ये खूब सारे ऐसे स्ट्रक्चर होने की वजह से मुझे ये दिख रही है ऐसे, ये गोल्जी बॉडी मुझे पता चल रही है ऐसे। जब मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहा हूं, पहले पूरी बात समझो, आसानी से आएगा। तो मुझे ऐसा पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखकर कि यार सेल के अंदर कुछ मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं, नहीं तो वो दिखते नहीं हैं। और ऐसे मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर हैं जो सेल के अंदर हैं, ठीक है। तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में दिख नहीं रहे, लाइट वाले में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिख रहे हैं। और ये किसके अंदर है? इनसाइड सेल। भाई ये साइटोप्लाज्म है ना, ये इनसाइड सेल हो गया। तो इनसाइड सेल मेम्ब्रेन के बने हुए कुछ स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से। और उन्होंने क्या किया, इस पूरे साइटोप्लाज्म को दो अलग अलग हिस्से में बांट दिया। कैसे बांट दिया? सुनो, जब मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखता हूं तो मुझे मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिन्होंने साइटोप्लाज्म को, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसको दो कंपार्टमेंट में बांटा हुआ। कंपार्टमेंट मतलब दो हिस्सों में। पहला हिस्सा इसके अंदर का एरिया है, ये पहला हिस्सा इस मेम्ब्रेन के अंदर का एरिया है ना, ये वाला। दूसरा उसके बाहर का, जैसे ये हो गया, ये हो गया। तो इसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। किसी को समझ में आ रही है मैं क्या पढ़ा रहा हूं ये? और दूसरा हम बोलेंगे यहां पर ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमन है। तो अगर मेरी बात आप समझ सको मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी, एक डेंस स्ट्रक्चर, उसको लाइट माइक्रोस्कोप में दिख दिया था। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ये स्ट्रक्चर यहां है लेकिन दिख नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसे मेम्ब्रेन दिखती है। इस मेम्ब्रेन ने क्या किया, पूरे साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में बांट दिया। एक इसके अंदर का कंपार्टमेंट और ये वाला अंदर, जिसे हम कहेंगे ल्यूमिनल। व्हाट इज ल्यूमन? किसी भी ट्यूब के अंदर के खाली एरिया को ल्यूमन कहते हैं, ल्यूमन। तो एक हो गया ये वाली जगह अंदर की, ल्यूमिनल। दूसरी इसके बाहर की, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। टॉपिक ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूं, एनसीईआरटी ऐसे ही लिखती है। एनसीईआरटी क्या लिखती है देखना, एनसीईआरटी ऐसे लिखती है कि जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी करी यूकैरियोटिक सेल की, तो तब पता चला हमें एक नेटवर्क प्रेजेंट है रेटिकुलम का, मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है। हम बात कर रहे हैं ईआर की, किसमें? साइटोप्लाज्म में। उन्हें हम ईआर कहते हैं। और हेंस इसी वजह से तभी तो उस ईआर ने इंट्रासेलुलर, मतलब जो सेल के अंदर की जगह है, उसको दो कंपार्टमेंट में बांट दिया, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल मतलब ल्यूमन, दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये लिखा है एनसीईआरटी ने। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? बोलो बेटा, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बेटा नेटवर्क मतलब, देख इधर देख, ये आपस में कनेक्ट है। देख इधर, ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर हैं और ये आपस में कनेक्ट है ऐसे। ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है और ये आपस में कनेक्ट है। देख, ये ट्यूब इससे कनेक्ट है। तो ट्यूब जैसे मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। आ रहा समझ?
ठीक है, हां ये लिख रही है एनसीईआरटी तुम्हें। तो जरा हम इसकी गहराई को समझते हैं और हम यहां पर ये कहते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मीनिंग है कि इट इज अ membrane structure inside cytoplasm जो किसका बना है, जो ट्यूब लाइक है, एंड फॉर्म नेटवर्क। क्या बनाता है, नेटवर्क बनाता है, इसलिए इसको एंडो का मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन का बना हुआ उसके अंदर। विजिबल इन किसमें विजिबल होगा, विजिबल इन किसमें विजिबल होगा बताना। तो इट इज अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इनसाइड साइटोप्लाज्म, ट्यूब लाइक एंड फॉर्म ऑफ नेटवर्क। क्लियर है। दूसरा विजिबल इन किसमें विजिबल होगा, विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाउ दिस नेटवर्क, नाउ दिस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या करेगा, डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू 2 कंपार्टमेंट। कितने कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट। तो इसने क्या बना दिए, 2 कंपार्टमेंट। कौन से 2 कंपार्टमेंट, ए ल्यूमिनल जो किसके अंदर है, इनसाइड ईआर है, उसमें अलग रिएक्शन चलते हैं। बी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या साइटोप्लाज्मिक। यहां तक कोई डाउट है, बोलो बेटा। क्लियर है। क्लियर है बेटा। लेक्चर ईमानदारी से सच में देखोगे आपके बायो में एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपने लेक्चर सही से देखा और नोट्स को फॉलो किया, नंबर नहीं कटेगा क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, इसीलिए बच्चे समझते नहीं इस बात को। हाँ ना, आ जाओ इधर देखो बेटा, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब आपको यह समझ में आ रहा है। इधर देखो बेटा, हमारे पास ईआर भी 2 तरह के होते हैं। पहले समझो, तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये तुम्हारे पास न्यूक्लियस है। हाँ सर न्यूक्लियस है। हम बात करते हैं अब ईआर की। ये वाली जो मेम्ब्रेन है, अब जरा फोकस करना, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। ये तो ये जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये वाली, ये देखो मेरी बात सुनो सारे बच्चे, इधर देखो ध्यान से। ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर है। इस आउटर मेम्ब्रेन से ही ईआर बनता है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, इसी से ईआर बनता है और इस पर राइबोसोम अटैच होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार ये ईआर बने कैसे, मतलब सबसे पहला सवाल मेरे मन में आता है यार ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते कैसे हैं। तो मेरा जवाब यह है कि जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है वही क्या करती है, ईआर फॉर्म करती है। और क्योंकि वो मेम्ब्रेन आगे ग्रो करती जाती है, वो ईआर फॉर्म करती है, उस पर राइबोसोम अटैच होते हैं। तो मैं अगर आपसे बोलूं एक टर्म लिखूं कि ईआर बना कैसे है, तो मैं कहूंगा कि न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन ये ईआर बनाती है। और जब, सुनना ध्यान से, इस पर क्या अटैच होते हैं, ये राइबोसोम अटैच होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, जिसे आप क्या लिखोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो कौन से वाला ईआर बनाती है, वो बनाती है आरईआर। कौन सा, आरईआर। फिर क्या होता है, आरईआर पे से ये राइबोसोम हट जाते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसईआर में। तो आपसे अगर कोई पूछे कि हाउ ईआर अराइज, किस तरीके से, जैसे क्वेश्चन आए
कि ER डेवलप फ्रॉम गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर एनवलप, है ना, ऐसे क्वेश्चन है, लाइसोसोम, तो आप क्या मार्क करोगे? आप मार्क करोगे न्यूक्लियर एनवलप। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ ER डेवलप, तो आप लिखोगे कि न्यूक्लियर एनवलप से क्या बनते हैं? RER बनते हैं। ठीक है, इसीलिए RER की जो लोकेशन होती है वो क्लोज टू न्यूक्लियस होती है। लोकेशन क्या होती है? क्लोज टू न्यूक्लियस होती है। आपको बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या होता है बेटा, RER से फिर मेरे पास SER बनता है। SER कैसे बनता है? व्हाट इज RER? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे राइबोसोम लगा रहता है। आ रही है समझ बात? फिर क्या होगा? राइबोसोम हट जाएगा। फिर क्या हटा दो? राइबोसोम हटा दो। तो राइबोसोम हट गया, रिमूव हो गया, और कुछ एंजाइम चेंज हो गए, तो वो SER बन जाता है। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये तरीका है कैसे ER बनते हैं। दूसरा मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, सुनो। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ER? डिफरेंशिएशन ऑफ ER में क्या मैं बोलूंगा समझना। पहले पूरी बात समझना, आपको आसानी से इसे समझनी पड़ेगी। इधर देख बेटा, इधर देख। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसा बना रखा है, इसको कहते हैं सिस्टर्ने। ध्यान से देखियो, इस सिस्टर्ने को मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं, ऐसे। ये आपस में नेटवर्क बना रखा है, इसे कहते हैं नेटवर्क ऑफ सिस्टर्ने। आ रही है समझ? इस स्ट्रक्चर को, जो ऐसा ब्रांच जैसा है, इसको कहते हैं ट्यूब्यूल, और यहां पर इसे कहते हैं वेसिकल। समझना, अगर मैं तुमसे बात करता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ ER, इसका मतलब है मैं तुम्हें टाइप ऑफ ER बता रहा हूं। ER की टाइप बता रहा हूं। ER दोनों तरह के, दो टाइप के हैं। एक है SER और एक है RER। दोनों मेम्ब्रेन के बने हैं। बोथ आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन। दोनों किसके बने हैं? मेम्ब्रेन के बने हैं। पर फर्क क्या होता है वो जान लो। सुन लो ध्यान से। जैसे मान लो मेरे पास, समझना, यहां से इस चीज को समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर समझने की कोशिश करना बेटा। इसको इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, समझो। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि मान लो मैं आपको लिख रहा हूं SER, तो SER में मेरे पास ये वाले स्ट्रक्चर्स ज्यादा होते हैं, चलो वो भी बात नहीं करते। ये मेरे पास SER है, ऐसे। ये मेरे पास SER है, जिसमें ये ट्यूब्यूल है, ये सिस्टर्ने है, वेसिकल है। इनमें जो एंजाइम लगे होते हैं, यहां पर एंजाइम होते हैं बेटा, अंदर एंजाइम अलग होते हैं। और मान लो मैं लिखता हूं RER, तो RER क्या होता है? उसमें ज्यादा नेटवर्क होता है और उस पर राइबोसोम अटैच होते हैं, ऐसे। इस तरीके से ज्यादा नेटवर्क होता है, मतलब सिस्टर्ने ज्यादा होते हैं। सिस्टर्ने क्या होते हैं? ऐसा स्ट्रक्चर सिस्टर्ने है, और वो इस तरीके से जुड़ता है तो नेटवर्क बनता है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? बताओ। अब इधर देखो बेटा, ये मेरे पास RER है, ये SER है। दोनों में फर्क क्या होता है समझो। ER डेवलप तो न्यूक्लियर एनवलप से करता है। पहले कौन सा बनता है? RER, फिर कौन सा बनता है? SER। फर्क ये होता है, एक तो इनकी शेप अलग अलग होती है। जैसे अगर आप देखोगे, इसमें ज्यादा ये वाली चीज मिलेगी और इसमें ज्यादा ऐसे मिलेंगे, ये फर्क होता है। दूसरा, इनके अंदर एक तो इस पे राइबोसोम लगे रहेंगे, ये डिफरेंस होता है। उसके अलावा इसमें बेटा अलग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ल्यूमन में। मतलब यहां जो एंजाइम है, यहां अंदर जो एंजाइम है, मान लो यहां एंजाइम X है, मुझे नाम नहीं करने, यहां पर एंजाइम Y होगा। इसका मतलब अलग प्रोसेस होता है। फिर रिपीट कर दो, सुनो। मैं टॉपिक लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन इन ER। मैं ये कह रहा हूं कि न्यूक्लियर एनवलप से RER बनता है, उसमें से राइबोसोम हटा के SER बना देते हैं। सिर्फ इतना ही होता है क्या? नहीं,
होता यह है कि आरईआर के अंदर अलग एंजाइम होते हैं, वो अलग प्रोसेस कराता है। एसईआर के अंदर अलग एंजाइम होते हैं, वो अलग प्रोसेस कराता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों ईआर के ल्यूमन में, ल्यूमन समझ में आता है, अंदर के एरिया में एंजाइम का डिफरेंस भी होता है। सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस नहीं है, एंजाइम का डिफरेंस भी होता है। अगर मैं तुम्हें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफर, आरईआर और एसईआर डिफर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, स्ट्रक्चर भी अलग है, फंक्शन भी अलग है, ट्रू है। समझ आया नहीं आया? बोलो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि भले ही आरईआर से एसईआर बनता हो, पर इनके और इसके एंजाइम्स अलग होते हैं, इसलिए ये अलग काम करते हैं। बोलो बेटा, रिपीट सुन मेरी बात, मैं क्या बोला। मैं तेरे से पूछ रहा हूं ईआर कैसे आता है। न्यूक्लियर एनवलप से आरईआर आएगा, फिर एसईआर आता है। आरईआर पे से राइबोसोम हटाते ही एसईआर बन जाता है। पर क्या सिर्फ यही अंतर है? नहीं। ईआर में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल, वेसिकल, 3 तरह के स्ट्रक्चर तुम्हें दिखते हैं। मैं इस चीज पे नहीं जा रहा कि कौन से ईआर में क्या होता है, ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई स्ट्रक्चर ये होता है ईआर का, इनके अंदर एसईआर और आरईआर में तुम्हें यह ध्यान रखना है, तुम्हें यह ध्यान रखना है सिर्फ स्ट्रक्चर का फर्क नहीं है, एंजाइम भी अलग हो जाते हैं। एसईआर इज बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर राइबोसोम नहीं होता। स्मूथ है ना, स्मूथ का मतलब उस पर राइबोसोम नहीं होता। बेटा सम कंफ्यूजन तुझे क्यों है? क्योंकि मैंने यहां पर डिफरेंशिएशन शब्द लिख दिया। मैं तुझे बता रहा हूं कि सेल के अंदर ईआर का अलग अलग काम होता है। और अगर मैं तुझसे पूछूं एक सेल का नाम बता जहां ईआर नहीं होते, तो कहेगा आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में ईआर नहीं होते। दूसरा क्या है बेटा, अलग अलग सेल्स में अलग अलग ईआर होते हैं या उनके काम को लेकर होता है। मतलब मान लो कोई सेल जिसको ज्यादा प्रोटीन बनानी है, उस पे कौन से वाले ईआर होते हैं? आरईआर, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम लगा हुआ है। कोई सेल जिसको लिपिड बनानी है, उस पे एसईआर होंगे। तो इसका यह मतलब भी तो हुआ और कि उनके अंदर एंजाइम भी तो अलग है, क्योंकि वो प्रोसेस अलग करा रहे हैं। आ जा बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर देख, मैं तुझे एक चीज समझाता हूं, इधर देख ध्यान से। ये लिख लिया तुमने? नहीं लिखा? एक बार लिख लो इसको बेटा, लिख लो। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये शेप है बेटा, ये क्या है? स्ट्रक्चर। ये मतलब ईआर इनका बना होता है। ईआर इज मेड अप ऑफ, ये 3 तरह की शेप होती हैं चीजों की, या मतलब एक सिस्टर्ने है, दूसरा ट्यूब्यूल है, तीसरा वेसिकल है। ठीक है, क्लियर है? इतना कर सकते हो, है ना? एसईआर मतलब स्मूथ, उस पर राइबोसोम नहीं होता, इतना लिख लो। ठीक है, आजा आजा, आगे आजा, इधर देख बेटा। तो इधर देख, ये तेरे पास, सुनना ध्यान से, ये एक ग्लैंड के सेल्स हैं जो कौन सा हार्मोन बना रहे हैं? प्रोटीन हार्मोन। तो इन सेल्स में इन दीज सेल्स कौन से ईआर डेवलप होंगे? आरईआर ज्यादा होंगे। आरईआर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अब ये देख बेटा, ये ओवरी है, दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो कौन सा हार्मोन बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? एक लिपिड है, स्टेरॉइड हार्मोन है। याद है कि नहीं? बताओ, सुना है? सुना है, सुना है। तो ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है। तो उनके सेल्स, जैसे ये स्ट्रक्चर है कॉर्पस ल्यूटियम का, सुनो ध्यान से, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इनसाइड ओवरी। तो इन सेल्स में ये कॉर्पस ल्यूटियम है बेटा। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, ल्यूटियम का मतलब येलो बॉडी। तो ये कौन से ईआर इनके अंदर होंगे? इनके अंदर एसईआर ज्यादा होंगे।
तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई कोई यंग सेल होता है, मान लो अभी जस्ट डिवाइड करके बना है ना। एनिमल में तो मेरिस्मेटिक नहीं बोलते, स्टेम सेल बोलते हैं, उनमें दोनों ईआर होते हैं। लेकिन वो क्या काम करेगा उसके हिसाब से अपने ईआर बढ़ा लेता है। कौन से वाले? जैसे ग्लैंड सेल जो प्रोटीन बना रहा है, उसने क्या करे हैं, आरईआर ज्यादा कर लिए। और जो प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड हार्मोन बना रहा है, उसके पास क्या है बेटा, एसईआर ज्यादा है। ऐसे समझो इसे। तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं लेट्स कंपेयर आरईआर एंड एसईआर, जल्दी करो बेटा, फटाफट से जल्दी करो, जल्दी करो बेटा। हो गया? अरे सुन तो लो पूरी बात, छुट्टी बाद में ले लेना, सुन लिया करो कभी कभी। इधर आ जाओ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होते हैं बेटा, इनकी फुल फॉर्म क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इन पे राइबोसोम अटैच होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम अटैच होते हैं। ठीक है, ये किससे डिराइव होते हैं, किससे आते हैं भाई? ये डिराइव फ्रॉम न्यूक्लियर एनवलप। ये किससे बनते हैं? न्यूक्लियर एनवलप से बनते हैं। इतनी बात तो आपको याद है। इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हां सर, इस पे कोई राइबोसोम अटैच नहीं है। ये किससे डिराइव होते हैं? डिराइव फ्रॉम, ये किससे डिराइव होते हैं बताओ? न्यूक्लियर एनवलप से नहीं, डिराइव फ्रॉम आरईआर से। ठीक है, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? ये क्लोज टू न्यूक्लियस मिलते हैं बेटा, है ना, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। किस्म क्या बनाएंगे ये? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। मींस सेल्स विच प्रोड्यूस एंजाइम्स, ग्लैंड में होते हैं ना एंजाइम्स एंड प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन कौन से सेल्स हैं मुझे बताओ? इंसुलिन कौन बनाता है सर? बीटा सेल बनाते हैं। उसमें क्या ज्यादा होंगे? कौन से ईआर ज्यादा होंगे? आरईआर। तो सेल्स विच प्रोड्यूस एंजाइम एंड प्रोटीन हार्मोन हैव मोर, क्या ज्यादा होंगे? आरईआर। और ये क्या होंगे बेटा? ये इन्वॉल्व होंगे किसमें? किसमें? लिपिड सिंथेसिस में। लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है? लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे। क्लियर? हां, अब सुनना ध्यान से। इसके अलावा लिपिड मतलब मेरे पास क्या हो सकता है? स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन कौन सा सेल बनाता है, किसी को याद है? लेडिक सेल। प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, फर्स्ट तो ये हो गया। बी, फॉस्फोलिपिड भी बनाएंगे ये। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि स्टीरॉयड कौन बनाएगा, तो आप लिखोगे एसईआर। स्टीरॉयड क्या होता है? लिपिड होता है। एसईआर क्लियर है? हां, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन बनाने वाले सेल्स में कौन से ईआर ज्यादा होंगे? एसईआर ज्यादा होंगे। अब मैं आपको एक दो एक्स्ट्रा रोल बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में दूसरे चैप्टर में लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं आपको फटाफट से, आप एक बार इतना लिख लो, मैं एक्स्ट्रा रोल बता रहा हूं, जल्दी करो बेटा फास्ट, एक्स्ट्रा रोल बता रहा हूं। ठीक है, हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर कि सर छुट्टी दे दो भगवान के लिए। हाँ बेटा, अभी देते हैं तुम्हें।
देखो भाई, देख लो जल्दी से, एक्स्ट्रा रूल सुनो। मसल में, इन मसल सेल में SCR स्टोर कैल्शियम +2, इसको हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद करो, आपने कभी सुना था, सुना है कि नहीं? सेकंड, एक और बता देता हूं, निसल ग्रेन्यूल कहां होता है? किसी को याद है निसल ग्रेन्यूल? अभी बताता हूं, देखो, तुमने न्यूरॉन्स पढ़े हैं? हां सर, ये न्यूरॉन सर ने पढ़ाए थे हमें, ऐसा कुछ होता है इसमें, ये एक्सॉन होता है, ये डेंड्राइड है। तो ये हो गई सेल बॉडी और उसके साथ हो गई डेंड्राइड। सेल बॉडी और डेंड्राइड, इनमें निसल ग्रेन्यूल होते हैं। निसल ग्रेन्यूल कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, तो इसमें ER होते हैं बेटा, ये याद रखना है। किसी को याद है निसल ग्रेन्यूल? हाँ, डेंड्राइड में और उसमें था, सेल बॉडी में, दोनों में होता है, चेक कर ले NCERT। हाँ ठीक है। हाँ, निसल ग्रेन्यूल जो होते हैं बेटा, ऐसा इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, डॉट डॉट ऐसे बनाते हैं हमने। वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? निसल ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है? सेल बॉडी और डेंड्राइड में। वो ER होते हैं बेटा, वो बेसिकली क्या होते हैं? ER होते हैं, ठीक है। हाँ, चेक कर लो NCERT, सेल बॉडी डेंड्राइड दोनों है, सही है। ये एक्स्ट्रा रोल है जो आपको करने, वैसे तो इतने से काम चल जाएगा। और NCERT देख रहे हैं, फटाफट से आ जाओ। द ER ऑफन शो, क्या दिखाएगा? राइबोसोम अटैच टू द आउटर सरफेस, सही है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड RER, जिसपे नहीं होगा उसे SCR कहेंगे। उसके बाद ER ऑफन हो गया, ये SCR कहेंगे, ठीक है। RER is observed in cell actively involved in protein synthesis and secretion। जो चीजें बाहर फेंक रहे होंगे प्रोटीन बना के, उनके अंदर सिक्रीशन लिखा है बेटा, ठीक है, क्लियर है। और दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद, देख रहे हो, न्यूक्लियस के साथ। इसका मतलब इसको कौन बना रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहा है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी? लिपिड सिंथेसिस करता है। इन एनिमल सेल में वो क्या बनाता है? स्टीरॉयड हार्मोन, है ना, स्टीरॉयड हार्मोन लिखा है, देख लो एनिमल सेल्स में। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी बेटा। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, क्लियर है। आप चाहे इसमें सिक्रीशन ऐड कर दो, है ना, मैंने लिखा नहीं। एक्चुअल में क्या है, सिक्रीशन प्रोटीन का ही है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, क्योंकि सिक्रीशन प्रोटीन का ही है। कोई डाउट है? हाँ बेटा, RER होते हैं, मतलब जो उसमें होते हैं वो RER वाले होते हैं, साइटोन सेल बॉडी में, है ना, ठीक है, क्लियर है। हाँ, डिक्टियोसोम ER को बोलते हैं। डिक्टियोसोम एक वर्ड होता है, वो किसके लिए होता है? ER के लिए। PYQs लेंगे बेटा इस चैप्टर के, ठीक है। चलो छुट्टी करते हैं हम, बाय। मिलते हैं आपके कब है क्लास में साथ? वेडनेसडे को, वेडनेसडे मिलते हैं। गोल्जी बॉडी करेंगे, सुन लो ध्यान से, गोल्जी बॉडी करेंगे, राइबोसोम, और क्या क्या बचा हुआ है? 3-4 टॉपिक और है, मतलब इसमें 2 या 3 क्लास में इसको खत्म कर देंगे चैप्टर को। 3 क्लास मान लो, 1 2 3, हाँ शायद 3 लगनी चाहिए। हाँ ठीक है, क्लियर है बेटा, चलो बाय।